करता हूँ, चूंकि मैं भी असम मेघालय सीमा पर ही हूँ और कई ग्रामीण इलाकों का मैंने दौरा किया। एक अच्छी स्थिति इस बार यह मुझे देखने लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तृणमूल कांग्रेस में ज्यादातर डॉक्टर मुकुल संगमा जो मुख्यमंत्री भी थे कांग्रेस के शासनकाल में, वो पार्टी को छोड़कर चले गए और तृणमूल में चले गए, अपने साथ सभी तमाम विधायकों को ले गए। उसके बाद जो 2-3 विधायक बचे थे उसमें एनपीपी ज्वाइन कर लिया। तो कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने वहां पर एक प्रयोग किया है, और वह प्रयोग है कि नए और युवा उम्मीदवारों को उसने महत्व दिया है। मैं एक उम्मीदवार से मिला जो अभी सिंगापुर से पढ़ाई करके लौटा है, और वह इस बार कांग्रेस के टिकट पर, जस्ट गुवाहाटी से सटा हुआ एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी कांग्रेस ने इस बार कोई भी बड़ी रैली करने से मना कर दिया है। उसने वो उम्मीदवारों से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया है और सभी सीटों पर उसने उम्मीदवार खड़े किए। इसलिए खास बात यह है कि जिस मेघालय में कभी भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिलते थे, उस भाजपा ने मेघालय के सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए। तो कहीं ना कहीं भाजपा की पहुंच बढ़ी है, हम चाहें या ना चाहें। एनपीपी जो डॉक्टर संगमा के परिवार की पार्टी थी, और बाद में फिर अभी कर्नाड है उसको चला रहे हैं, तो उस पार्टी ने अपना प्रभाव तो बढ़ाया है, मणिपुर तक वो पार्टी पहुंच गई। लेकिन मेघालय में एक आम कॉन्सेप्शन हो गया है कि इन दो दो भाई हैं अभी, तो इन दोनों पर करप्शन के बड़े भयंकर चार्ज लगते हैं। ये गारो पहाड़ी से आते हैं, जहां से डॉक्टर मुकुल शर्मा भी आते हैं, और बाकी हिस्सों पर एसडीपी है, वहां पर एक क्षेत्रीय पार्टी है, उनके साथ एलायंस है। और पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में वहां से भाजपा के मात्र 2 उम्मीदवार, 2 विधायक थे, और भाजपा उन सरकार में शामिल हो गई और यह कहला दी कि मेघालय में भी भाजपा की सरकार है, जबकि सच्चाई ये थी कि उनके सिर्फ 2 मंत्री थे और 2 विधायक थे, जिनमें से एक को मंत्री बनाया। लेकिन अभी 6 महीना पहले मुकुल संगमा ने भाजपा के, ये कर्नाड संगमा ने भाजपा के साथ पूरी तरह से रिश्ता ब्रेक कर दिया और उनके मंत्री को भी हटा दिया। तो अभी वहां पर भाजपा तो पूरी तरह से कर्नाड के कैसे हटे, उनकी सरकार कैसे जाए, वापस नहीं आए, इस बात की कोशिश में लगी हुई है। तृणमूल कांग्रेस पहली बार मेघालय विधानसभा में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी खुद आई है और वहां पर उन्होंने रोड शो किया है, और तृणमूल के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। और चूंकि डॉक्टर मुकुल संगमा का खुद एक प्रभाव रहा है गारो पहाड़ी में, तो लेकिन एक चीज अभी क्लियर हो गई है कि किसी भी पार्टी को 31 जो मैजिक फिगर है सरकार बनाने के लिए, किसी एक पार्टी को मिलने नहीं जा रहा है। इस बार भी वहां पर अलग अलग दलों को मिलाकर ही सरकार बनेगी। अब किसको कितनी सीटें मिलती हैं वो देखना होगा। लेकिन मेघालय में एक चीज ये भी है कि एनपीपी और तृणमूल के बीच सबसे ज्यादा टक्कर है, क्योंकि संघर्ष भी कल ही की बात है, शिलोंग में तृणमूल और एनपीपी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई और 3-4 लोग घायल भी हुए। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में इस तरह के चुनाव होते नहीं है, विभिन्न दलों के समर्थक होने के बावजूद वो आपस में उलझते नहीं। तो इससे ये लगता है कि बहुत कांटे की टक्कर है इन 2 दलों के बीच। और भाजपा का एक बड़ा नुकसान ये हो गया कि असम में कितने नए चर्च बने हैं, इसके सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार का एक गोपनीय सर्कुलर राज्य जिला को गया था, और वह सर्कुलर लीक हो गया और यह बात मेघालय में फैल गई। यह ध्यान रखना होगा कि मेघालय क्रिश्चियन बहुल इलाका है, तो क्यों चर्चों, नए चर्च के बारे में क्यों सर्वेक्षण हो रहा है, यह सवाल उठ गया, और यह बात धीरे धीरे पूरे मेघालय में फैल गई। तो इससे भाजपा को एक वहां पर बड़ा नुकसान होने की स्थिति है, और सीटों, उनके मतों के परसेंटेज बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास साधन बहुत है और वो उन साधनों का उपयोग भी कर रहे हैं।
लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा के बड़े नेता मेघालय पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे। भाजपा के सभी बड़े नेता त्रिपुरा में कैसे भाजपा की वापसी हो, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। आज जेपी नड्डा वहां पर हैं, उन्होंने पार्टी मैनिफेस्टो वहां पर रिलीज किया है। राजनाथ सिंह थे, इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर थे, और प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है, क्योंकि चुनाव वहां पर अगले सप्ताह होना है, तो उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री का वहां पर कार्यक्रम है। ध्यान देने बात यह है कि जिस वहां के जो राजवंश से जुड़े हुए लोग हैं, टिपरा जो पार्टी है, टिपरा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी जो मांग थी कि आप त्रिपुरा में जो स्वायत्त शासित प्रदेश इलाका है वहां का, उसको आप अलग करेंगे तभी हम आपके साथ अलायंस करेंगे। तो मैंने देखा कि अमित शाह अपनी रैली में जिस टिपरा के साथ भाजपा लगातार अलायंस की कोशिश कर रही थी, उसी टिपरा को अमित शाह अगरतला की रैली में उस पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे थे कि टिपरा कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ मिलकर उनकी मदद कर रही है, और यह चुनाव में उनके साथ इनका समर्थन करेगी। जबकि अभी तक ऑफिशियली टिपरा अकेले लड़ रही है, 42 सीटों पर लड़ रही है 60 में से, और ट्राइबल जो इलाके हैं वहां पर इस पार्टी का अच्छा प्रभाव है। दूसरा भाजपा के लिए परेशानी की बात यह हो गई कि अब तक त्रिपुरा में वामपंथी दल और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते थे, और वहां पर पहले वामपंथी दल वर्सेस कांग्रेस ही थे, कांग्रेस विपक्ष में होती थी और वामपंथी दल सत्ता में होते थे। तो वहां, लेकिन इस बार वामपंथी दल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो एंटी बीजेपी जो वोट है वो इधर उधर नहीं होगा, उसका फायदा मिलेगा। भाजपा वहां पर दो कारणों से घबराई हुई है। वो एक तो ये कि टिपरा के साथ अलायंस नहीं हुआ, दूसरी बात यह है कि वामपंथी दल और कांग्रेस मिलकर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि त्रिपुरा में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एवं असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा वहां गए, जोगी जी वहां पर गए, वहां पर चुनावी रैली की। तो भाजपा ने तमाम बड़े नेताओं को त्रिपुरा में भेज दिया है, क्योंकि किसी भी हाल में वो चाहते हैं कि त्रिपुरा में उनकी सत्ता में वापसी हो, क्योंकि त्रिपुरा में अगर वो सत्ता से चूकते हैं, और तृणमूल कांग्रेस वहां पर पूरा जोर लगाए हुई, तृणमूल कांग्रेस पिछले 4 वर्षों से लगातार जोर दे रही है। भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया वहां पर, बावजूद इसके वहां पर वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो इस बार त्रिपुरा में भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है। अब यह अलग बात है कि अगर एंटी भाजपा वोट तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कांग्रेस अलायंस के बीच अगर बढ़ जाए तो इसका लाभ मिल जाए, लेकिन भाजपा बहुत आश्वस्त नहीं है अपनी वापसी को लेकर। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में अभी अपोजिशन मोड के कोई चेहरा नहीं आता। नेफ्यू रियो बड़े चालाक किस्म के नेता हैं, और पहले वो एनपीएफ में थे और एनपीएफ की तरफ से वहां के मुख्यमंत्री थे, और जब एनपीएफ में विभाजन की स्थिति हुई और लगा कि जो पार्टी के अध्यक्ष थे उनके खिलाफ चले गए, तो उन्होंने अपनी अलग रातों रात पार्टी बनाई और एनपीएफ के ज्यादातर एमएलए उनके साथ मिल गए, और वो सरकार वहां पर नेफ्यू रियो की पार्टी और भाजपा के बीच अलायंस हुआ है 40 और 20 सीटों का। तो कांग्रेस अपने स्तर पर वहां प्रयास कर रही है, खास करके पूर्वी नागालैंड में वहां पर एक आंदोलन भी चल रहा है कि पूर्वी नागालैंड को नागालैंड से अलग करने की बात, इसको लेकर वो एक बड़ा मुद्दा इस बार नागालैंड चुनाव में है। एनएसएन के साथ जो टॉक हो रहा है वो तो एक मुद्दा है ही कि ये टॉक कब खत्म होगा, कब शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। लेकिन अभी जो ताजा मुद्दा नागालैंड का है, ईस्टर्न नागालैंड को अलग करने, अलग राज्य बनाने की मांग है, और उसमें कांग्रेस अपनी भरपाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में वहां पर नहीं दिखती है। तो कुल मिलाकर पूर्वोत्तर राज्यों में यही स्थिति है, और अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा, कैंपेन भी बढ़ रहा है, लेकिन मेघालय में मैंने देखा बहुत ज्यादा बैनर पोस्टर नहीं, कुछ जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं और भाजपा के होर्डिंग्स हैं, एनपीपी के होर्डिंग्स हैं बड़े बड़े, लेकिन
और लोग ज्यादातर छोटी-छोटी, मैंने सड़क के किनारे भी देखा 100-50 लोगों के साथ वहाँ पर मीटिंग हो रही है, तो कैंडिडेट कन्वर्सिंग पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और मेघालय के चुनाव में या अन्य राज्यों में मिजोरम को अगर छोड़ दें, तो पैसा एक बड़ा फैक्टर है। मतदाताओं को प्रभावित करने का हर प्रयास किया जाता है। मिजोरम इन सबों से अलग है, तो पैसे की भी ताकत है, और पैसा किसके पास कितना है वो सभी जानते हैं। लेकिन मेघालय और त्रिपुरा का चुनाव निश्चित रूप से दिलचस्प है, और हम लोगों की भी नजर है कि परिणाम क्या होगा। अच्छा रविशंकर जी, आप चूंकि अभी निकलना है, इससे हम कहेंगे कि जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भाजपा की जो स्थिति बनी हुई है, और इसके साख को एक तरीके से धक्का तो लगा है, लेकिन जिस बोल्डली अपना प्रधानमंत्री जी कल सदन में सारी चीजों को नकार करके और अपनी रट लगाए रहे, तो क्या इन सारी चीजों का उधर प्रसार असर पड़ेगा इन चुनावों पर तीनों प्रांतों के? देखिए, यहाँ के वोटर पर माने शेष भारत में क्या हो रहा है, क्या कौन कौन से बड़े से मुद्दे हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ के मतदाताओं में उस ढंग से वो भी नहीं है कि पार्लियामेंट में किस तरह की बहस चली, क्या चली। हाँ, एक चीज है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके बारे में मैसेज पहुंचा है, लोगों में चर्चा करते हुए मैंने देखा है। भले कुछ लोग मैंने काफी सीरियसली कह रहे थे कि राहुल ने इतनी लंबी पद यात्रा की, कुछ लोगों ने मजाकिये लहजे में भी कहा कि अच्छा, राहुल बाबा यात्रा भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर भारत के अंतिम गांव तक भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का संदेश पहुंचा है, लोग जानते हैं। लेकिन कल के पार्लियामेंट में जो, या परसों जो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, अदानी का क्या महत्व है, ये सब चीजें नहीं है। और चूंकि जो लोग नेता, बड़े नेता आ नहीं रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी घूम रही हैं, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया है, और भाजपा के जो नेता, राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, खास करके त्रिपुरा में, वो इन मुद्दों को क्यों उठाएंगे, अनावश्यक है। तो कांग्रेस के अगर कोई नेता आते हैं तो वही इन मुद्दों को उठा सकते हैं। इसलिए इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का बहुत ज्यादा प्रभाव मुझे पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों के चुनाव में नहीं दिख रहा है। जी सर।